नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है। तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। देश विरोधी एजेंडे को बढ़ावा इंडी गठबंधन की विचारधारा है। ये कौन कह रहे हैं? मोदी साहब कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए बना हुआ है ना, उसी के बारे में कह रहे हैं। और देखिए लोकसभा चुनाव की बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि 543 सीटें हैं लोकसभा में। और लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। और नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे इसमें। प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को किया संबोधित। कहा रेडी पटरी वालों की दुकान छोटी पर सपने बड़े होते हैं। ये आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वनिधि योजना के द्वारा लाखों रेडी पटरियों वालों को लाभ पहुंचाया। और इस योजना को 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया। इसके अंतर्गत देश में छोटे व्यापारी रेहड़ी वालों को ऋण देने की बात की गई है, देने की व्यवस्था की गई है। तो उसी की बातें हो रही है सब। चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा। चुनाव आयोग ने गुरुवार को चुनावी बॉन्डों से जुड़ा ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च को यह ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा था। और कोर्ट ने आयोग को अपनी वेबसाइट पर इस ब्यौरे को 15 मार्च को शाम 14 मार्च को शाम के 5 बजे तक अपलोड करने कर दिया ना। और 15 टाइम दिया गया था, 15 मार्च। और चुनाव आयोग ने ब्यौरे को 2 भागों में वेबसाइट पर प्रकाशित किया है। तो जाकर आप लोग देख सकते हैं कि किसे कितना मिला हुआ है। और देखिए अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ नहीं देने वाले दलों का चुनाव में बहिष्कार करेंगे किसान। एमएसपी के गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को रामलीला मैदान में आयोजित महापंचायत में किसान संगठनों ने कहा कि मांगों का समर्थन नहीं करने वाले दलों का आगामी आम चुनाव में बहिष्कार किया जाएगा। जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी उनका देश के विभिन्न स्थानों पर आंदोलन जारी रहेगा। देखिए एमएसपी कहने का मतलब है किसान कहते हैं कि हमारी फसल का कम से कम इतना दाम आप दीजिए, उसके लिए कानून बना दीजिए कि कम से कम आप देखते हैं कि कोई उससे कम कीमत में खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप लोग क्या सोचते हैं इस पर अपनी राय जरूर दिया करिएगा, ठीक है। 2 चरणों में एक साथ चुनाव की सिफारिश आप देखते हैं। कोविंद समिति ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। कहा कि पहले चरण में हो लोकसभा और विधानसभा चुनाव, दूसरे चरण में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का एक साथ कराने का प्रस्ताव। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है ना। ये कोई नई अवधारणा नहीं है, पहले भी 1967 तक होते आए। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ होते थे, लेकिन बाद में ये क्रम बदल गया था, ठीक है। किसी भी कारण से कई विधानसभाएं पहले भंग कर दी गई थी। और इससे ये रहता है कि लोग कहते हैं कि ये तर्क दिए जाते हैं कि बार बार चुनाव करवाया जाता है, बार बार परेशान होने पड़ता है। 5 साल में वोटर को एक बार जाना होगा और वोट डाल के आना होगा, 5 साल के लिए वो फुर्सत हो जाएगा। इसके अपने पक्ष भी है और विपक्ष के तर्क भी है, तो अपने अपने तर्क है। और इस पर एक क्लास ली हुई है, सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है इसमें डली हुई है, तो जाकर देख लीजिएगा। विस्तार से उस पर चर्चा की हुई है। और टाइम मिलेगा तो फिर से एक क्लास हम लोग रख लेंगे। इसके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, सब पर बात कर लेंगे। और एक देश एक चुनाव, 18,626 पृष्ठ की रिपोर्ट में कहा गया कि दूसरे चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव के 100 दिन के भीतर हो निकाय व पंचायत चुनाव। भारत निर्वाचन आयोग राज्य आयोगों के परामर्श से एकल मतदान सूची व मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार हो। समग्र सदन समय पूर्व भंग होने पर होंगे सकेंगे नए सिरे से चुनाव, लेकिन कार्यकाल बाकी बचा अवधि का होगा। यानी कि आप देखते हैं कि कोई सदन भंग हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो अब देखते हैं जैसे 3 साल बचा हुआ है तो पूरे 5 साल के लिए नहीं होगा, वो 3 ही साल के लिए होगा नया चुनाव, ठीक है। पहली बार के लिए ये सिफारिश है। एक साथ चुनाव के चक्र को बहाल करने को सरकार तंत्र विकसित करे। लोकसभा विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के लिए राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि को नियत तिथि के रूप में अधिसूचित करेगा। नियत तिथि के बाद और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव के जरिए गठित सभी विधानसभाओं का कार्यकाल अगले
संसदीय चुनाव तक की अवधि का होगा। अब आप लोग कहोगे कि विरोध क्यों किया जाता है पार्टियों के द्वारा? क्षेत्रीय पार्टियां खासकर विरोध करती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां विरोध करती हैं और वो उनके अपने नुकसान भी होने लगते हैं। अगर देखिए देश के लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव हो तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। तो आप देखते हैं, कहते हैं कि लोकसभा में जो राष्ट्रीय पार्टी होगी, जो चर्चा में होगी उस समय, और जो अपनी एक सफलता की ओर बढ़ रही होगी, तो उसे फायदा मिल जाएगा, जैसे बीजेपी को। अब आप देखिए दिल्ली का उदाहरण ले लेता हूं। दिल्ली में आपने देखा है विधानसभा चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को एक तरफा बहुमत मिलता है, और वहीं अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 7 सीटें हैं दिल्ली में, 7 सीटें बीजेपी जीत जाती है। तो आप देख रहे हैं ना, अगर आप सोचिए कि दोनों साथ करवा दे जाए तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे, तो कह रहे हैं कि बीजेपी को विधानसभा में भी क्या होगा, फायदा होगा। इसलिए आप देखते हैं क्षेत्रीय पार्टियां इसका विरोध करती है, तो ये भी याद रखिएगा। और कमेटी ने संविधान के अनुच्छेद 83 संसद की अवधि और अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि में जरूरी संशोधनों की सिफारिश भी की है। कमेटी ने देश में एक वोटर लिस्ट बनाने की सिफारिश की। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 325 में जरूरी संशोधन करने को कहा गया है। चलिए पढ़ लिया करिएगा इस तरह के टॉपिक को, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आप सिविल सर्विस की एग्जाम की बात कर लीजिए, चाहे स्टेट पीसीएस की, चाहे वनडे एग्जाम की, कभी वापस नहीं लिया जाएगा सीए। ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। जो आप देखते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून आया हुआ है ना, उसी की बात हो रही है। शरणार्थियों की 75 साल की वेदना का अंत है। विपक्षी दलों पर लगाया वोट बैंक की राजनीति के लिए विरोध करने का आरोप। नागरिकता कानून केंद्र का विषय है, राज्य का विरोध बेबुनियाद है। इस पर हम लोगों ने एक क्लास ली हुई, तो उससे जाकर आप लोग देख सकते हैं। देखिए जो नया कानून आया हुआ है नागरिकता संशोधन, जो भी संशोधन कानून अधिनियम 2019 का है, और इसमें आप देखते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपका अफगानिस्तान, यहाँ से जो आप देखते हैं कि अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ जो लोग हैं, हिंदू हों, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, जो ईसाई हो, इन्हें नागरिकता देने की बात की जा रही है। और 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग भारत आए हुए हैं, और इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया, इसीलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि मुस्लिमों को भी शामिल करना चाहिए। अब सरकार कह रही कि इन देशों में बहुसंख्यक रूप में मुस्लिम है, तो मुस्लिमों को तो समस्या हो नहीं सकती है, तो हमने इसलिए शामिल नहीं किया है। सीए में कोई परेशानी नहीं है, ये किसी की नागरिकता नहीं छीनता है। लेकिन एनआरसी रजिस्टर अगर लागू हुआ ना, जिसमें आप देखते हैं कि वैध भारतीयों का रखा जाएगा, और आप देखते हैं जो अवैध रहेंगे तो हिंदू और बाकी धर्म के रहेंगे, उन्हें तो आप देखते हैं आसानी से इस कानून के तहत, अधिनियम के तहत आप देखते हैं मिल जाएगी नागरिकता। लेकिन मुस्लिम रह जाएंगे, उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो उसीलिए बहुत सारे लोग, ममता बनर्जी विरोध कर रही है। कहते हैं कि 19 लाख के करीब आप देखते हैं कि असम में इस तरह के लोग, बाहरी लोग हैं, बाहरी लोग आप देखते हैं कि घुसाए हुए हुआ। और रोहिंग्याओं के बारे में आप लोग सुनते हैं, वो भी आ चुके भारत में म्यांमार से। तो उन्हीं की बात हो रही है इस तरह की। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू होंगे नए चुनाव आयुक्त। पीएम की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने उनके नामों को दी मंजूरी, और समिति में शामिल कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने जताई असहमति। और देखिए इसमें एक और बात बता दूं आप लोगों को कि इस समिति में प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के नामित एक कानून मंत्री कह लीजिए, और आप देखते हैं कि एक विपक्ष का नेता लोकसभा में, या सबसे बड़ी पार्टी का नेता उसमें रहता है, 3 लोग रहते हैं। और इसका विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि आप देखिए सरकार की तरफ से 2 लोग रहते हैं, विपक्ष की तरफ से 1 लोग रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने के लिए, तो सरकार ने नहीं किया उसे, तो बहुमत किसके पास रहेगा, बीजेपी के पास। तो बीजेपी जैसे चाहेगी, अभी जैसे सत्ता में है, आगे कोई और पार्टी रहेगी तो वो उसे बना सकती है क्या, चुनाव आयु। 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, इसका कार्यकाल रहता है, ये भी याद रखिएगा। डीजल पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये की कटौती, शुक्रवार को सुबह 6 बजे से लागू होगी नई कीमतें, और 22 मई 2022 के बाद हुआ है कीमतों में बदलाव ये। और बंगाल में कांग्रेस को वाम मोर्चा ने भी दिया झटका। ये आप सभी जानते हैं कि अब चुनाव है लोकसभा के, तो इसका गठबंधन उससे, उसका गठबंधन इससे, ये चलता रहेगा, इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में आईएएस अधिकारी को 3 साल की सजा। एक केस के ट्रायल के दौरान नवीन तंवर का आईएएस में हुआ था चयन। 9 साल पहले बैंक क्लर्क भर्ती परीक्षा मामले में 5 अन्य दोषी भी हैं, तो ध्यान रखा करिएगा भैया। इसलिए भारत की प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा में उछाल को यूएन का सलाम। मानव विकास सूचकांक में भारत का औसत सर्वश्रेष्ठ। पिछले 12 महीनों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में 6.3% की वृद्धि की बात हो रही है।
और 3 मानकों पर होता है एचडीआई का आकलन। संयुक्त राष्ट्र की ओर से एचडीआई का आकलन मानव विकास के 3 बुनियादी मानकों पर किया जाता है। इसमें स्वस्थ और दीर्घ जीवन, शिक्षा तक पहुंच और जीवन स्तर के आधार पर किसी देश का प्रदर्शन देखा जाता है। यह विभिन्न देशों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के स्तर को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित और संकलित आंकड़ा है। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 2021 में एक भारतीय की औसत जीवन प्रत्याशा 62.7 वर्ष थी और ठीक 1 साल बाद भारतीयों की औसत आयु वर्ष 5 साल से बढ़कर आप देखते हैं कि 5 साल बढ़कर आप देखिए 67.7 वर्ष हो गई। इतना ही नहीं, 2022 में भारत की सकल घर राष्ट्रीय आमदनी प्रति व्यक्ति $6,951 दर्ज की गई थी। इस लिहाज से एक वर्ष में भारतीयों की औसत आमदनी 6.3% की बढ़ोतरी हुई और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत के इस प्रदर्शन की सराहना की गई। मानव विकास सूचकांक में भारत की औसत को सर्वश्रेष्ठ आप देखिए कहा गया है। एक बात और आप लोगों को बता दें, इसमें देखिए औसत निकाली जाती है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा कि आप सोचिए कि सभी की मुकेश अंबानी को भी उसमें शामिल किया जा रहा है और आप सोचिए ठेले वाले को शामिल किया जा रहा है। औसत इस तरह से निकाली जाती है। देश के लैंगिक समानता सूचकांक को कम करने में भी खासी सफलता पाई है। 2021 में 191 देशों में लैंगिक असमानता में भारत की रैंकिंग 122 भी थी और इस रैंक में 14 पायदानों का सुधार आया है और उसने वर्ष 2022 में 193 देशों में 108वीं रैंक हासिल की है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII में इस उपलब्धि के बावजूद महिला और पुरुष श्रमिकों की भागीदारी का अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। महिला कर्मियों 28.3%, पुरुष कर्मियों 76.1% के बीच 47.8% का भी भारी अंतर है। 2021 में कोरोना के चलते भारत में एचडीआई मामूली गिरावट आई थी, लेकिन फिर इसमें 2021 के 0.633 के एचडीआई मूल्य की तुलना में 0.644 का इजाफा हुआ है। चलिए, तो इसकी बात हो रही है। अब आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी ही खबरें हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में आप देखते हैं कि 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाला, शराब घोटाले की बात हो रही है, जिसमें आप देखते हैं मनीष सिसोदिया चले ही गए, संजय सिंह चले ही गए जेल और आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल पर भी लटकी पड़ी हुई है। तो ये भी कोर्ट को, ईडी को चक्कर लगवा रहे हैं अपने। दो नए मेट्रो कॉरिडोर से हो जाएंगे 4 ट्रिपल इंटरचेंज मिशन। ग्रीन लाइन के विस्तार से हरियाणा के बहादुरगढ़ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन व इंद्रप्रस्थ तक उपलब्ध होगा सीधी मेट्रो। 3 कॉरिडोर के साथ इंटरचेंज वाले बनेंगे 2 नए मेट्रो स्टेशन। अभी आजादपुर में निर्माणाधीन है ऐसा ही स्टेशन। अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं तो आप सभी जानते हैं कि चल रहा है इसका उसका गठबंधन, इससे गठबंधन। आजकल मैं कहता हूँ ना कि राजनीति में भी आप देखते हैं कि क्या हो गया, राजनीति रिश्तों में भी हो गई। आप देखते हैं कि एक जगह टिक के नहीं रहता है, उसी तरह राजनेताओं का भी हाल वैसा ही रहता है ना। तो 18 वर्ष कर दी गई थी वोट देने की उम्र 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1989 में। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम याद रखिएगा, ये कब हुआ था? 1989 में। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर 18 साल कर दी गई थी। इससे पहले वोट देने के लिए मतदाता की उम्र कितनी? 21 साल हुआ करती थी। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार कि किस संविधान संशोधन द्वारा 21 साल से 18 साल कर दी गई थी वोट देने की उम्र, तो आप कहेंगे 61वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1989 में। ठीक है। बाकी राजनीति की खबरें हैं तो चल रही हैं, कौन कहां से जीतेगा, कैसे जीतेगा। तो ऐसे बना आपका मतदान पहचान पत्र, ऐसे आया पहचान पत्र का विचार। एक पहचान पत्र आप लोग देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। चुनाव आयोग ने 1962 में चुनाव आयोग पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1957 के आम चुनाव के बाद घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के सभी मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने का सुझाव दिया गया। माना गया कि इससे चुनाव के समय मतदाता की पहचान करने में मदद मिलेगी। और आप देखिए बाद में इस पर फाइलेज प्रोजेक्ट चलाया गया है
और असफल रहा पायलट प्रोजेक्ट। मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र जारी करने का पायलट प्रोजेक्ट 1960 में चलाया गया था। मौका था कलकत्ता दक्षिण पश्चिम लोकसभा के उपचुनाव का। हालांकि यह प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ। बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं ने पुरुष या महिला छायाकारों से फोटो खिंचवाने से मना कर दिया। बहुत से मतदाता मिले ही नहीं। ऐसे में आप देखिए 10 माह में सिर्फ 2.10 लाख पहचान पत्र ही जारी किए जा सके। और आप देखते हैं कि आज लगभग सबके पास मतदाता पहचान पत्र है। ये मतदान के अलावा दूसरी जगहों पर भी पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के तौर पर काम आता है। चुनाव में फर्जी मतदान रोकने के लिए आप देखिए मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत 1993 में हुई थी, लेकिन इसे जारी करने का सुझाव पहली बार 1957 में दिया गया था। ये अलग बात है कि कई तरह की मुश्किलों और भारी खर्च के कारण इसे मतदाताओं तक पहुंचाने में 3 दशक से अधिक समय लगा है और 25 लाख खर्च आया था सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में पहचान पत्र जारी करने के प्रोजेक्ट पर। और 2.13 लाख मतदाताओं की फोटो ही ली जा सकी थी कलकत्ता के दक्षिणी पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र से। 1993 में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर भी मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत और विधेयक में किया गया था प्रावधान। ये आप देखते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित किताब लीप ऑफ फेथ के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 1958 में फोटो पहचान पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया था। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के छोटे भाई और तत्कालीन कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने 27 नवंबर 1958 को विधेयक संसद के निचले सदन में पेश किया था। 30 दिसंबर 1958 को यह विधेयक कानून बन गया था। मतदान पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। चुनाव आयोग ने 2021 में मतदाता पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लॉन्च किया। यह मतदाता पहचान पत्र का सुरक्षित PDF वर्जन है। इसे संपादित नहीं किया जा सकता है और इस मोबाइल पर डाउनलोड करके स्टोर कर सकते हैं। अच्छी बात है, यही कह सकते हैं हम लोग। अब देखिए चुनाव की तारीखों का होना है, क्या होता है, कब होता है, चुनाव आयोग कब करता है। तो मैं तो कहता हूँ कि राजनीति में बस आप लोग इतना याद रखा करिएगा कहाँ चुनाव हो रहे हैं, किस तरह के चुनाव हो रहे हैं, कौन जीत रहा है रिजल्ट में। ठीक, बस ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। बाकी आरोप प्रत्यारोप चल ही रहे हैं, आप सभी जानते हैं। समाज सेवी सुधा मूर्ति ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत हुई थी ना, उन्होंने शपथ ले ली है। ठीक है, और पद्म श्री मिला, आप देखिए साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी 2023 में मिल चुका है। ये सब याद रखा करिएगा। झामुमो के सरफराज अहमद और भाजपा के डॉक्टर प्रदीप वर्मा झारखंड से निर्वाचित हुए राज्यसभा के लिए। सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं होने की बड़ी वजह PFI पर प्रतिबंध है। दिसंबर 2019 में से फरवरी 2020 तक सीए के खिलाफ देश में कई जगह हुए हिंसक प्रदर्शनों के पीछे था PFI का हाथ। अब उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक तो क्या है कि हमारे देश में आप देखिए विपक्ष का ये हाल है कि वो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा कानून होगा तब भी विरोध करेंगे, और जो इसके सपोर्टर होते हैं सरकार के, वो आप सोचिए एक तरफा सपोर्ट कर देंगे। उन्हें मालूम ही नहीं रखता है कि कुछ इसकी चिंताएं हैं या नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों को ऐसा बनना है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, यानी कि उसके पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं, चिंताएं होती हैं, तो वो भी देख लिया करिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर, मुझे लगता है कि इतनी सोच तो रखते होंगे। चुनाव आयोग ने जो आप देखिए चुनावी बॉन्ड के शीर्ष खरीदार देखे तो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस 1368 करोड़ रुपए, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़, वेदांता लिमिटेड 400 करोड़, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़, भारतीय समूह 447 करोड़, SL माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड 224 करोड़, वेस्टर्न UP पावर ट्रांसमिशन 220 करोड़। तो ये सब आप देख सकते हैं।
अब नए जो चुनाव आयुक्त तो बने ना, तो उसमें ज्ञानेश कुमार हैं जो 1988 बैच के कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, सहभागिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर्ड हैं और सहकारिता मंत्रालय के गठन से लेकर देश में सहकारिता की कार्यप्रणाली लागू करने में ज्ञानेश कुमार की अहम भूमिका रही है। और इससे पहले ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर डिवीजन रहे हैं और उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। ज्ञानेश कुमार वर्तमान में श्री राम मंदिर ट्रस्ट में सरकार के प्रतिनिधि भी है। भगवान राम की जो मूर्ति लगी है उस मूर्ति के निर्णायक मंडल में भी शामिल थे हुए। सुखबीर सिंह संधू 1988 बैच उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह संधू डॉक्टर और इतिहासकार भी हैं। उनके पास कानून की डिग्री भी है। संधू ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के अलावा केंद्र में भी विभिन्न पदों पर काम किया है। उत्तराखंड और पंजाब में 4 मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव के रूप में आप देखे सेवा दे चुके हैं। संधू को 2021 में उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भी केंद्र में नियुक्ति पर रहे हैं। ये आप देखिए, बाल आयोग ने जमीयत के स्कूलों का लिया संज्ञान। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल को पत्र लिखकर आयोग ने 7 दिन में मांगा जवाब। आयोग ने कहा कि तत्काल प्रभाव से कोर्स बंद कराएं, बच्चों को औपचारिक स्कूल में भेजें। औपचारिक स्कूल में देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के बारे में आपको बता देता हूँ, इस तरह के संगठनों से भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। और मैं कहता भी हूँ भाई कि पढ़ लिया करिएगा बाल आयोग, राष्ट्रीय बाल आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की बात कर रहा हूँ। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और छात्रवृत्ति व योजनाओं का लाभ लेने को दिव्यांगों के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, सरकार ने छूट दी हुई है। चलिए, टाइम मिलेगा तो वन नेशन वन इलेक्शन पर एक बार और एक क्लास कवर कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, तो क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना पूरी है, इससे पूछा जाएगा। नारी शक्ति का मिशन दिव्यास्त की सफलता में अहम योगदान है। सीना रानी के नेतृत्व में अग्नि 5 मिसाइल को बड़ी सफलता मिली है। डॉक्टर सुंकरी एस समेत आप देखते हैं कि कई महिला विज्ञानियों की अहम भूमिका है। अब आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जहाँ भी उन्हें मौका मिल रहा है। तो अगर आप सोचिए कि कोई सोचता है कि महिलाएं आज के समय में कमज़ोर है, कम दिमाग है उनमें, तो ये बेवकूफ़ी है तुम्हारी। अब हर क्षेत्र में आप देखते हैं कि वो बढ़ रही हैं आराम से। सिख नव वर्ष के शुरू होने पर प्रधानमंत्री साहब ने बधाई दी हुई है। अग्निवीरों के तीसरे बैच का पासिंग आउट परेड आज देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति 30 मार्च को 5 विभूतियों को भारत रत्न से करेंगे सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा सम्मान समारोह और सम्मानित विभूतियों के परिवारजनों को सौंपा जाएगा मेडल। ये आप सभी जानते हैं कि 1954 में हुआ था शुरू भारत रत्न, और इसमें लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के नेता है, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, पूर्व प्रधानमंत्री व किसान नेता चौधरी चरण सिंह, कृषि क्रांति के प्रणेता MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था ना, तो उन्हीं की बात हो रही। जहां थी पलायन की मार, वहां तकनीक और नवाचार से आई बहार। ये उत्तरकाशी में जगमोहन सिंह ने कृषि से पहाड़ी युवाओं को दिया सकारात्मक संदेश और पहाड़ी की आसिंचित भूमि को बनाया सोना उगलने वाली जमीन। यह बनी हर्बल चाय की और की है अच्छी मांग, यहाँ बढ़ रहा है रोजगार भी। अच्छी पहल है, अब देखते हैं, होना चाहिए। जम्मू कश्मीर बना NIA का कार्यालय, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, और होम मिनिस्टर साहब ने ऑनलाइन किया उद्घाटन भी। अब देखिए, जम्मू कश्मीर से 370-35 से हट चुका है। लद्दाख जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बढ़ चुका है और दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात आती है संपादकीय पाठ की, और संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में और एक सामान्य जानकारी देते हैं, तो पढ़ा करिएगा। और अधिक सक्षम होती अर्थव्यवस्था, तो अस्थिरता से जूझ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत इस समय उम्मीद की किरण बना हुआ है। भारत की इकलौती ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जो लंबे समय तक औसतन
6.8% वार्षिक वृद्धि दर्ज करने में सक्षम है। चालू वित्त वर्ष में भी अर्थव्यवस्था 7.6% की वृद्धि दर्ज कर सकती है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में वृद्धि की रफ्तार कुछ थम सकती है, लेकिन फिर भी वह विश्व में सबसे अधिक और मौजूदा परिस्थितियों में अपेक्षाकृत बेहतर रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत स्तंभ इतने मजबूत हैं कि कुछ ही वर्षों में उसका आकार दोगुना हो सकता है। सार्वजनिक विमर्श में भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की आर्थिकी बनाने की चर्चा है, लेकिन जिस रफ्तार से भारत वृद्धि कर रहा है उसे देखते हुए 2030 के आसपास तक देश $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। अभी अर्थव्यवस्था का आकार करीब $3.6 ट्रिलियन है और इस लिहाज से देखें तो करीब 7 वर्षों के दौरान भारत आर्थिकी का आकार बढ़कर दोगुना हो जाएगा। यदि आने वाले वर्षों में आर्थिक वृद्धि की दर कुछ कमजोर पड़े तो उसे लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होता है तो वृद्धि की पूर्ववर्ती तेज दर को बरकरार रखना उतना आसान नहीं होता है। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में यह रुझान स्पष्ट दिखता है। अगले 7 वर्षों में आर्थिकी का आकार बढ़ेगा तो इसका असर स्वाभाविक रूप से प्रति व्यक्ति आय पर भी पड़ेगा। उम्मीद है कि 2030 के आसपास तक भारत $4,000 से $4,500 प्रति व्यक्ति आय के साथ उच्च मध्यम आमदनी वाले देशों की श्रेणी में जगह बना सकेगा। ये सभी संकेत भारत को जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर इशारा करते हैं। भारत की सफलता गाथा में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं की अहम भूमिका होगी। ये 3 बिंदु कौन कौन से हैं? इसमें आप देखिए, पूंजी हो गया, श्रम हो गया और सक्षमता हो गया। और इनकी गिनती तो अलग अलग होती है, लेकिन असल में ये एक दूसरे पर निर्भर होकर एक प्रकार से अन्योन्याश्रित ही है। पूंजी के स्तर पर देखें तो सरकार ने इस संकट के समय अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए अपने खजाने का मुंह खोला तो स्थितियां सुधरते ही राजकोषीय अनुशासन का भी रोक किया। कोविड महामारी के दौरान सरकार ने लोगों को मदद पहुंचाई और आर्थिकी में मांग का स्तर उतना कमजोर नहीं पड़ने दिया। और सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को भी प्राथमिकता देती रही है। जनधन, आधार, मोबाइल यानी कि जेम की त्रिशक्ति से डिजिटल ढांचा भी निरंतर सशक्त होता रहा है। विधायी मोर्चे पर जीएसटी जैसे कर सुधार ने आर्थिक सुगमता एवं सक्षमता को बढ़ाया है और जीएसटी से जहां कई प्रकार के अवरोध दूर हुए और चुंगियां समाप्त हुई हैं, वहीं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से आवाजाही सुगम हुई है। आवाजाही सुगम होने से ईंधन और समय की बचत होने लगी है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जहां भुगतान सुगम हुए हैं और उनमें आप देखेंगे जोखिम घटे तो इनोवेशन की एक संस्कृति विकसित हुई है और आज तमाम स्टार्टअप इसी मिलीजुली समन्वित आर्थिक कार्य संस्कृति से फल फूल कर यूनिकॉर्न के मुकाम तक पहुंचने में भी सफल हुए। भारतीय यूपीआई को कई देशों में मान्यता मिली है और तमाम देश उसे अपनाने में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं और यह सही है कि निजी निवेश अभी इस क्षेत्र की क्षमताओं को से कम है और लेकिन धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी की उम्मीद जग रही है और सरकार अपने स्तर पर इसके लिए प्रोत्साहन देकर प्रयास भी कर रही है और इस दिशा में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना खासी उपयोगी सिद्ध हुई है और इसके माध्यम से अभी तक मोबाइल, हैंडसेट निर्माण और फार्मा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता मिली है। अगले चरण में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV और स्टील जैसे क्षेत्रों में कामयाबी मिलने की उम्मीद है। और श्रम एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारतीय नीति नियंताओं को गहन मंथन करने की आवश्यकता है। भारत एक श्रम बहुल अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस श्रम को भारत की पूंजी बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाने शेष है और देश में करीब 97 करोड़ लोग कामकाजी आबादी का हिस्सा हैं, लेकिन इनमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके पास किसी रोजगार के लिए आवश्यक कौशल का अभाव है। निस्संदेह सरकार और निजी क्षेत्र इस दिशा में प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन परिणाम अभी भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है और इतनी बड़ी कामकाजी आबादी का लाभ उठाने के लिए उनकी शिक्षा एवं कौशल विकास के स्तर पर समुचित प्रयास करने होंगे। कोई भी अर्थव्यवस्था पूंजी और श्रम के बेहतर संयोजन के साथ ही आवश्यक सक्षमता के स्तर को प्राप्त कर सकती है। चूंकि दूरगामी एवं व्यापक श्रम सुधार अभी आकार लेते नहीं दिख रहे, तो नीति निर्माताओं को फिलहाल उपलब्ध गुंजाइश को देखते हुए नीतिगत हस्तक्षेप करना होगा, तभी अर्थव्यवस्था से जुड़ी संभावनाओं को आप देखते हैं कि भुनाया जा सकता है। दूरगामी दीर्घकालिक पहलुओं से इतर तत्कालिक बिंदुओं की बात करें तो अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर कुछ घटी तो उसमें आप देखिए ऊंची ब्याज दरों की भूमिका हो सकती है। चूंकि महंगाई दर अभी भी रिजर्व बैंक के लिए
सहज सीमा से ऊपर है, तो अभी दरों में कटौती के असर नहीं दिखते हैं। और रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं ना, हमारी केंद्रीय बैंक है, राष्ट्रीय बैंक। और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हालांकि महंगाई अभी भी केवल खाद्य उत्पादों की कीमतें ही परेशानी का सबब है। यदि मानसून में मेहरबान रहा तो ये कीमतें भी नरम हो सकती हैं, और तब केंद्रीय बैंक के पास दरें घटाने की गुंजाइश होगी, जिसका असर आर्थिक गतिविधियों एवं वृद्धि पर देखेगा। राजकोषीय स्तर पर जहां सरकार अपना घाटा घटाने पर ध्यान केंद्रित किए हुए है, वहीं चालू खाते का घाटा भी इस साल जीडीपी की 1% से कम हो रहा सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ा हुआ है। ये सभी पहलू दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था घरेलू और बाहरी झटकों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है। कोविड महामारी से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध और हाल में इजराइल हमास से टकराव के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी इस क्षमता को बार बार दिखाया भी है। लेखक क्रेसिल के मुख्य अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है धर्मकीर्ति जोशी। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, इन्हें आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल देता हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड कर लिया करिएगा। रेवड़ी संस्कृति को रोकने का समय। अब आप देखते हैं कि कहते हैं ना कि फ्री की रेवड़ीज, फ्री की योजनाएं, फ्री की बातें, यानी कि आप देखिए कि जो लोग इसे उपलब्ध करवाते हैं वो कहते हैं कि ये कल्याणकारी योजनाएं हैं, और जो लोग आप देखते हैं कि इस नहीं उपलब्ध करवाते हैं वो कहते हैं ये फ्री की रेवड़ीज है। आज तक फ्री की रेवड़ीज की परिभाषा ही तय नहीं हो पा रही है, किसे कहा जाए किसे ना कहा जाए। अब आप देखते हैं कि दिल्ली सरकार में जो भी मिलता है वो कहते हैं कि कल्याणकारी योजना है, और जो केंद्र सरकार देती है वो कहती है कि कल्याणकारी योजना है, लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली फ्री का दे रहा है और दिल्ली कह रही है वो फ्री का दे रहा है। तो ये विरोधाभास चलता रहता है। आगामी लोकसभा की चुनाव की घोषणा की शीघ्र होने वाली है, और इस सिलसिले में विभिन्न राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने लगे हैं। इसी के साथ उन्होंने लोक लुभावन वाली घोषणाएं करना भी शुरू कर दिया। यह मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए बहुत कुछ मुफ्त देने का वादा करेंगे। राहुल गांधी ने नारी न्याय गारंटी के नाम पर ऐसी कई घोषणाएं कर दी हैं। उन्होंने हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा किया है, और उन्होंने इस तरह की घोषणाएं पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी की थी, लेकिन उनसे जनता प्रभावित नहीं हुई, और इस पर विचार किया जाना चाहिए कि मुफ्त बिजली, पानी और दूसरी तमाम चीज़ें देना कहाँ तक उचित, और वह भी चुनाव जीतने के लिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुफ्त की घोषणाएं करना कोई नया चलन नहीं है, और इस चलन पर बहस होती रहती है, और इसके विरोध में कई स्वर भी सुनाई देते हैं, पर होता कुछ नहीं है। अपने देश में रेवड़ियाँ बांटने का वादा और फिर उन पर जैसे तैसे और अक्सर आधी अधूरी ढंग से अमल का दौर चलता ही रहता है। लोक लुभावन वादों को पूरा करने की लागत अंततः मतदाताओं को, खासकर करदाताओं को ही वहन करनी पड़ती है, और अक्सर करों अथवा उपकरों के रूप में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के समय मुफ्त रेवड़ियां देने के मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि कई राज्यों ने अपनी वित्तीय स्थिति की अनदेखी करते हुए मुफ्त की सुविधाएं देने का वादा किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी मुफ्त रेवड़ियां बांटने के चलन पर गंभीर चिंता जताई थी। नीति आयोग के साथ रिजर्व बैंक भी मुफ्त की रेवड़ियों पर आपत्ति जता चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों पर कोई असर नहीं है। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था ना, उसी की बात हो रही है। और कई बार तो आप देखते हैं बेआपात्र लोगों को भी मत सुविधाएं देने के वादे कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ समय पहले उन दलों को आड़े हाथ लिया था जो वोट लेने के लिए मुफ्त की रेवड़ियों के देने के वादे करते हैं। उनका कहना था कि रेवड़ी बांटने वाले कभी विकास के कार्यों जैसे रोड नेटवर्क आदि का निर्माण नहीं करा सकते हैं, वे अस्पताल, स्कूल और गरीबों के घर भी नहीं बनवा सकते हैं। और आप देखते हैं कि दूसरी पार्टी की मजबूरी बन जाती है जब एक पार्टी इस तरह की योजनाओं की घोषणा करती है। तो रेवड़ी संस्कृति अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक भी साबित होगी। इससे मुफ्तखोरी की संस्कृति जन्म लेती है। मुफ्त की सुविधाएं पाने वाले तमाम लोग अपनी आय बढ़ाने के जतन करना छोड़ देते हैं। जब फ्री का मिल रहा है तो हम क्यों सोचे भाई। और दिल्ली में उन महिलाओं को भी डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई जिन्हें इस तरह की सुविधा की जरूरत नहीं है। अब आधी आबादी को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने से दिल्ली में डीटीसी को हर साल 15 करोड़ रुपए तक का नुकसान होगा। इस राशि का उपयोग दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जा सकता था। अब चूंकि लोकसभा के चुनाव करीब हैं तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यदि आगामी आम चुनाव में सभी 7 सीटें और आप और कांग्रेस के उम्मीदवार को मिली तो वह 15 दिन के अंदर सबका पानी का बिल माफ कर देंगे। आखिर इस तरह की रेवड़ियां बांटने का क्या मतलब है। केजरीवाल पानी के बिल माफ करने का वादा करते हुए यह भूल गए कि दिल्ली में लाखों लोगों को अब भी प्राइवेट टैंकरों से पानी खरीद कर
गुजारा करना पड़ता है। जब मुफ्त पानी, बिजली आदि दी जाने लगी है तो उसका दुरुपयोग भी होने लगता है। अफसोस अफसोस होता है कि हमारे देश में चुनाव में मुफ्त की सुविधाएं बांटना सामान्य हो गया है। तमिलनाडु ने से उपजा चलन अब सारे देश में फैल गया है। ये तमिलनाडु से शुरू हुआ था। यदि कोई नेता या राजनीतिक दल गरीबों को कोई सुविधा मुफ्त देने का वादा कर रहा है तो उसे यह भी बताना चाहिए कि वह उसके लिए धन कहां से लाएगा। और अनेक अर्थशास्त्री उपहार बांटकर लोगों के वोट खरीदने की खतरनाक प्रवृत्ति की बीती आगार भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी चिंताओं से नेता बेपरवाह है, भी यह देखने को तैयार ही नहीं है कि अनाप शनाप चुनावी वादों को पूरा करने की कीमत क्या होती है, उनकी आर्थिक सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। चुनाव के समय किए गए वादों का राजकोषीय प्रभाव सरकार बनने के लगभग 12 से 18 महीने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। चूंकि यह पक्का है कि राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादे करेंगे ही, इसलिए चुनाव आयोग को अपने स्तर पर कुछ करना चाहिए। इसी के साथ मतदाताओं को भी इस प्रवृत्ति से परहेज करना चाहिए कि उन्हें शिक्षा, सेहत और रोजगार जैसी जरूरी सवालों पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, और इससे ही देश में एक स्वस्थ चुनाव संस्कृति का निर्णय होगा। और इस समय देश के सामने एक चुनौती टैक्स देने वाले नागरिकों की संख्या कम होना है। देश का एक बहुत छोटा सा हिस्सा टैक्स देता है। डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी देते हैं, मुकेश अंबानी भी देता है और हम आप भी देते हैं, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और लेकिन अभी इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर सभी लोग अपने हिस्से का टैक्स दे दें तो देश का विकास और तेज हो सकता है। यह ठीक नहीं है कि राजनीतिक दल मुफ्त की सुविधाएं देने की होड़ तो लगाए हैं, लेकिन राजस्व बढ़ाने के लिए जरूरी उपाय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और राजनीतिक दलों की इस आदत पर जनता को सतर्क होना होगा, क्योंकि रेवड़ियां बांटने के वादे पूरे करने से कई राज्यों पर कर्ज का जो बोझ बढ़ा है उनकी कीमत उसे ही चुकानी पड़ी है। लेखक वरिष्ठ स्तंभकार है, इनका नाम है R.K. सिन्हा। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, अच्छा लिखा गया है। ऊर्जा आनंद के सूत्र, ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है। आयु के तीसरे चरण में माता पिता को अपने अतीत को भूलकर भविष्य की ओर देखना चाहिए, ताकि बच्चों के प्रति उनका प्रेम और बच्चों का उनके प्रति सम्मान बना रहे। संसार में सभी जीव ईश्वर प्रदत्त इस ज्ञान का उपयोग कर सुखी रहते हैं। सुखी, संतुष्ट और गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक है कि अपनी योग्यता का उपयोग किया जाए, किंतु दूसरों को वैसा करने के लिए बाध्य न करें। हर पशु यही करता है और वही खाता पीता है जो उसे प्रिय है। उसे यह समझने के लिए किसी से कुछ सीखना नहीं पड़ता है। वस्तुतः माता पिता बच्चों के वर्तमान में उन्हें जो सिखाना चाहते हैं, समय का तीसरा काल उन्हें वह सब सिखा देता है और वे सीख लेते हैं। हमें सृष्टि का नियामक बनने की मिथ्या चेष्टा से बचना चाहिए। विभाजन की प्रक्रिया में विभाजित होने से बचना चाहिए। विभाजन की सृष्टि का अकट सत्य है, उसे विस्तार के रूप में देखने का स्वभाव बना लेना सुखी जीवन का कारण हो सकता है। उपयोग के पश्चात शेष को छोड़ देना और बीज रोपण से पुनः उसी पदार्थ के पुनर्जीवन की प्रक्रिया सृष्टि के साथ जुड़ी हुई है, और जड़ से सीख लेना ही हमारी चैतन्यता की सिद्धि है। और संसार की सहज प्रक्रिया को समझकर उसे स्वीकार करके हम बिना किसी मूल्य के सुख ले सकते हैं। इसके उलट संसार की प्रक्रिया और प्रकृति को परिवर्तित करने की अपनी आधारहीन इच्छा के कारण हम अपने पुरुषार्थ को विनष्ट करके दुख और अवसाद में जा सकते हैं। आकाश से लेकर आप देखते हैं कि जमीन तक जितनी प्रवृत्ति और रंग भेद है, वह सब ईश्वर का अनुग्रह है, जो उसने कृपा स्वरूप हमें सुख देने के लिए उपलब्ध कराया है। यही श्रेयस्कर है कि हम जीवन से परिवर्तन अभियान की आशा का त्याग करके स्वयं परिवर्तित हो जाएं, ईश्वर में एकनिष्ठ और रहें और परमानंद पाकर अपनी भावी पीढ़ी को मंगलमय पथ पर चलने का राजमार्ग बनाएं। कहते हैं ना, इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है। अब आप देखिए 107 चुनाव की बात हो रही है तो ये भी कॉलम है। एक साथ चुनाव की संभावना पर विचार करने वाली रामनाथ कोविंद समिति की ओर से राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट कितनी व्यापक है इसका पता इससे चलता है कि करीब वह 18,000 पन्नों की है। यह हैरानी की बात है कि इतनी विस्तृत रिपोर्ट पढ़े बगैर ही कई दल उसके विरोध में उतर आए। हर चुनाव सुधार के खिलाफ आंख मूंद कर खड़े हो जाने की आदत का ही उपकरण है। क्या यह उचित नहीं होगा कि एक साथ चुनाव की सिफारिश का विरोध करने से पहले यह जान लिया जाता कि रिपोर्ट में क्या लिखा है? और एक साथ चुनाव के विरोध में जो तर्क दिए जा रहे हैं वे हैं घिसे पिटे ही। देखिए, इन तर्कों में कोई दम इसलिए नहीं क्योंकि 1977 तक लोकसभा चुनाव के और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। ये कोई नई नहीं है, याद रखिएगा, पहले भी होते रहे हैं। 1967 तक हमारे देश में आप देखते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते ही थे। क्या जब ऐसा होता था तब भारत में लोकतंत्र नहीं था? पिछले कुछ समय से तो लोकसभा के साथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। क्या यह संविधान सम्मत नहीं है? क्या ऐसा कुछ है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ ही लोकसभा चुनाव होने से केंद्र में सत्ताधीन भाजपा को लाभ मिलता? बहुत सारे लोग कहते हैं अगर लाभ मिलता तो उड़ीसा में मिल जाता, आंध्र प्रदेश में मिल जाता। सॉरी। और पिछली बार तो आप देखिए आंध्र प्रदेश में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। साफ है कि एक साथ चुनाव के विरोध में दिए जा रहे तर्क
में कोई दम नहीं है। ऐसा होने से राष्ट्रीय दल फायदे में रहेंगे। एक साथ चुनाव के विरोध में विरोधियों को कम से कम ऐसे तर्क तो देने ही चाहिए जिन पर गौर किया जा सके। इसी के साथ उन्हें ऐसे एक देश एक चुनाव में होने वाले लाभों को पर भी गौर करना चाहिए। ऐसा होने से केवल समय और संसाधन की बचत ही नहीं होगी, बल्कि शासन प्रशासन को विकास और जन कल्याण के लिए काम करने का अधिक समय भी मिलेगा। कोई भी इससे अपरिचित नहीं है कि रहकर चुनाव होते रहने और आचार संहिता लागू हो जाने से किस तरह तमाम काम रुक जाते हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि राजनीतिक दलों को किस तरह अपनी अन्य प्राथमिकताओं को किनारे करके सारी ऊर्जा चुनाव लड़ने में खपानी पड़ती है। लोकसभा संघ विधानसभा चुनाव कराने और इसके बाद 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव कराने की सिफारिश करने वाली समिति ने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया है कि ये 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के पहले कोई सरकार गिर जाती है तो क्या होगा। समिति के अनुसार ऐसी स्थिति में शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। आखिर ऐसा करना क्यों नहीं संभव है। इस तरह क्या यह समय की मांग नहीं कि सभी चुनाव के लिए एकल मतदाता सूची हो। अच्छा होगा कि कोविल समिति की रिपोर्ट खारिज करने वाले नीच ढंग से विचार करें। यह भी देखें 32 दल एक साथ चुनाव के पक्ष में है। चलिए, तो बात हो रही है, आप क्या सोचते हैं इस पर अपनी राय दे सकते हैं आप लोग। नियमों का पालन जरूरी है। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में 2% की वृद्धि दर्ज की गई। राहत की बात यह है कि वृद्धि दर अन्य वर्षों की तुलना में कम है। 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 14% और मृत्यु में 16.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है। ताजा रिपोर्ट में दुर्घटनाओं की संख्या भले ही कम बताई गई हो, लेकिन प्रतिदिन हादसे में लोग जान गंवा रहे हैं और इस पर नियंत्रण हम सबकी जिम्मेदारी। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ से बचना होगा। ओवरटेक करने का प्रयास में अक्सर दुर्घटनाएं होती है। निस्संदेह राज्य में सड़क निर्माण की दिशा में काफी काम हुआ है। कई नई सड़कें बनी है, कई पहले से बनी सड़कें चौड़ी हुई है। ऐसे में लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर जान की परवाह किए बिना तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं। तेज रफ्तार की वजह से ही अधिकतर हादसे हो रहे हैं। राज्य सरकार ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने का फैसला किया है। फिलहाल यातायात और परिवहन अधिकारियों को गाड़ी की जांच के लिए हैंड हेल्ड डिवाइस दिए गए हैं और जिससे नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों से ऑनलाइन जुर्माना वसूला जा रहा है। अब सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और ऑनर बुक की ऑनलाइन स्कैनिंग की व्यवस्था भी करने जा रही है। सभी यातायात चेक पोस्ट के साथ प्रमुख चौक चौराहों पर स्कैनर लगाए जाएंगे। इससे फर्जी लाइसेंस की भी आसानी से पहचान हो सकेगी। हाईवे पर इंटरसेप्टर वाहनों से पेट्रोलिंग की भी तैयारी है ताकि तेज गति के वाहनों को नियंत्रित किया जा सके। बड़े शहरों में बाइक सवार दोनों यात्रियों के लिए हेलमेट अनिवार्य है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं करते हैं। सड़कों पर आकर अतिक्रमण भी हादसों के कारण बनते हैं। चलिए, तो उसी की बात हो रही है। रील्स के शिकंजे में रियल लाइफ, आजकल आप लोग देख रहे हैं ना कितना चलन बन चुका है। रील्स की अपनी एक अलग दुनिया है। यह एक ऐसी समस्या बन गई है कि चाहकर भी उसके भंवर से निकलना कठिन हो गया है। आज ऐसा कोई विषय शेष नहीं है जिस पर रील्स नहीं बन रही हो। आश्चर्य की बात यह है कि रील्स की लत छुड़ाने तक के लिए भी रील्स बनाई जा रही है। एक आंकड़े की माने तो करीब 253 करोड़ लोग रोजाना रील्स देखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा रील्स इंस्टाग्राम के लिए बनाई जाती है। 32.7 करोड़ यूजर के साथ भारत में इंस्टाग्राम दुनिया का सबसे बड़ा रील बाजार बन गया है, जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पर है। एक रील रिसर्च के मुताबिक देश की 61% आबादी इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करती है और यह आंकड़ा साल 2025 में बढ़कर 67% बढ़ने का अनुमान है। कलारी कैपिटल की एक स्टडी के मुताबिक भारत में 8 करोड़ प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं और रेड सीर स्टडी की रिपोर्ट बताती है कि देश में स्मार्टफोन यूजर औसतन 2.5 घंटे इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 40 मिनट से भी ज़्यादा का समय रील्स देखने में खर्च करते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा संख्या युवा पीढ़ी की है, जो कभी अपने मनोरंजन के लिए तो कभी पढ़ाई के नाम पर रील्स की दुनिया में खोई रहती है। और रील्स की दीवानगी इस हद तक बढ़ गई कि छोटे बच्चे भी इसके मोहजाल में फंस गए हैं और अपनी भूख प्यास सुख चैन सब कुर्बान कर दिए हैं। छोटे बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी कम होने से मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर हो रहा है। यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब देश में नशा मुक्ति केंद्र की तरह ही इंटरनेट मीडिया की लत छुड़ाने के लिए भी इंटरनेट मीडिया मुक्त केंद्र खोलने लगेंगे। और आजकल आप देखिए गूगल पर मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब पर मोबाइल की लत कैसे छुड़ाएं। समझ रहे हैं, तो लत पड़ने लगी ना तब तो छुड़ाने की बात हो रही है। रील्स के कारण अनचाही मौत के मामले भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इनमें ज़्यादातर स्कूल कॉलेज जाने वाले युवा हैं। अपनी रील्स को आकर्षक दिखाने के चक्कर में कई बार भी चलती ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। इंस्टाग्राम पर अश्लीलता का अंबार लग चुका है, जिसका
समाज पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर तो आए दिन रील्स बनाने के चक्कर में दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है और ये युवा अपने साथ साथ दूसरों व्यक्तियों की भी जान जोखिम में डालने में कोई परहेज नहीं करते हैं। राजस्थान के पाली में बीते दिन एक युवक को की माता पिता ने रील्स बनाने से रोका तो गुस्से में आकर उसने अपने माता पिता की हत्या कर दी। यह घटना हर माता पिता के लिए यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इस समस्या को कैसे रोका जाए। वक्त की नजाकत यही कहती है कि यह डिजिटल बीमारी और महामारी बन जाए, इससे पहले सामूहिक रूप से इससे निजात का कोई रास्ता ढूंढना होगा। समझ रहे हो, देख रहे हैं, ये भी बीमारी है एक। मैं कहता हूं ना कि मोबाइल का दुरुपयोग भी है, उपयोग भी है। अब किस तरह से आप कर रहे हैं ये मायने रखता है। एक कॉलम रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम तो वहां से डाउनलोड करके। विश्व निद्रा दिवस, युवा दुनिया पर भारी पड़ता नींद का संकट। चलिए इसे भी देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। तो हाल में देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार वितरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर युवाओं को में नींद की जरूरत और जागरूकता को रेखांकित किया है। और इस साल की शुरुआत में अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में मानसिक और शारीरिक सेहत पर बात करते हुए न्यूनतम 7 घंटे की नींद लेने की सलाह देने के बाद यह दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री ने नींद की चर्चा की है। और इन उल्लेखों का स्पष्ट संकेत है कि इंटरनेट मीडिया कामकाज की शैलियों में बदलाव और बदलते लाइफ स्टाइल के कारण खासकर युवाओं में नींद का गंभीर संकट पैदा हो गया है। सिर्फ युवा नहीं बल्कि खुद का उदाहरण देते हुए भी प्रधानमंत्री ने यह बात जोर देकर कई बार कही कि अच्छा होगा कि नींद के मामले में लोग उनका प्रधानमंत्री का अनुसरण नहीं करें जो कि सिर्फ 3 या 4 घंटे ही सो पाते हैं, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा कि हर रोज कम से कम 7 घंटे की नींद लें। सदियों की नींद झटके में गायब। ये नींद सदियों से रही है, यह प्रत्येक जीवधारी की दिनचर्या से जुड़ी रही है। कुछ जीव जंतुओं को छोड़कर सूरज ढलने और जमीन पर रात उतरने के बाद लगभग हर एक के जीवन में 6 से 8 घंटे की नींद एक नियमित क्रम के रूप में मौजूद रही है। हालांकि औद्योगिकरण के साथ साथ सदियों से कायम रहा यह निद्रा चक्र बदल गया है। इंटरनेट की खोज और इंटरनेट मीडिया के बढ़ते चलन के साथ बीते कुछ ही दशकों में नींद की कमी एक महामारी की शक्ल में सामने आ गई है। नींद की कमी क्या कर सकती है, और इसका एक उदाहरण करीब 6 दशक पहले वर्ष 1959 का है। तब अमेरिकी डीजे पीटर ट्रप न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से लाइव प्रसारण के लिए लगातार 201 घंटे तक जागते रहे। हालांकि पीटर के रिकॉर्ड को 1964 में एक किशोर रैंडी गार्डनर ने तोड़ दिया। वह स्कूल के एक प्रोजेक्ट के लिए लगातार 260 घंटे करीब 11 दिन तक जागता रहा। पीटर और रैंडी दोनों के बारे में यह सूचनाएं आई कि वे नींद की कमी के शिकार हो गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने लोगों से बातचीत कम कर दी, कभी कभी वे भ्रमित होने लगे और यहाँ तक कि वर्णमाला पढ़ने जैसे सरल काम के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। दोनों मति भ्रम का शिकार हो गए। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके जूतों में मकड़ी के जाल लग गए हैं या फिर उनकी डिस्क की दराज पर में आग लग गई है। धीरे धीरे इलाज की मदद से पीटर और रैंडी अनिद्रा के कारण पैदा समस्याओं से निजात पा गए, लेकिन इन उदाहरणों से और अन्य शोध कार्यों से साबित हुआ है कि नींद की दीर्घकालिक कमी तंत्रिका तंत्र संबंधी स्थायी समस्याओं पैदा कर सकती है। खराब नींद नतीजा दुर्घटनाएं। नींद की कमी से इंसान के सोचने और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। 1988 में एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल स्लीप सोसाइटीज ने स्लीप जर्नल में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और उसमें बताया गया था कि नींद पूरी नहीं होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। खासतौर से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है और दिन में सड़क पर होने वाली कहासुनी और मारपीट की घटनाएं यानी रोड रेज को भी नींद की कमी से पैदा होने वाली समस्या के रूप में देखा जाता है। अमेरिका स्वास्थ्य जर्नल न्यूरोलॉजी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक आज हर 7 में से एक व्यक्ति स्लीप ड्रंकननेस नींद से इस कदर बोझिल होना जैसे खूब शराब पी हो की बीमारी से ग्रस्त है। और इस तरह की बीमारी में व्यक्ति भ्रम का शिकार हो जाता है। वो कुछ करने लगता है, जैसे घड़ी का अलार्म बजने पर फोन उठाकर बात करने लगता है। अभी तक यह बीमारी बच्चों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब वयस्क भी बड़ी संख्या में इसके शिकार होने लगे हैं। करीब 19,000 अमेरिकी वयस्कों पर किए गए एक सैंपल सर्वे के आधार पर तैयार रिपोर्ट में स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में निद्रा मनोचिकित्सक डॉक्टर मॉरिस
ओहेयान ने लिखा कि इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है मान्य उसे अचानक नींद से जगा दिया गया है। कई बार तो ऐसे लोगों को यह पता तक नहीं चलता कि उन्होंने नींद की ऐसी अवस्था में क्या क्या कर डाला। स्लीप ड्रंकनेस नामक बीमारी से जूझ रहे 70% लोगों में निद्रा की कोई ना कोई समस्या या मानसिक बीमारी भी अवश्य होती। भ्रम पैदा करने वाली निद्रा की यह बीमारी कम नींद लेने या अत्यधिक नींद लेने के कारण पैदा होती है। मनोचिकित्सकों में चिताया कि यदि सुरक्षा यातायात संचालन जैसे पेशे से जुड़े ऐसे लोगों का वक्त पर इलाज ना हो तो ये लोग दूसरों की जिंदगी के लिए भी भारी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो मैं तो आप लोगों से कहता हूं कि 6 से 8 घंटा कम से कम नींद लिया करिएगा। भारत के युवाओं पर असर। तो वर्ष 2012 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक के मेडिकल स्कूल के रिसर्चरों ने नींद पर एक व्यापक शोध किया। उस शोध में पता चला कि भारत जैसे विकासशील देशों में के 15 करोड़ लोग नींद से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे। उस शोध ने एक नए ट्रेंड की तरफ इशारा किया। असल में पहले माना जाता था कि नींद की कमी और दिमागी चिंता जैसी बीमारियां सिर्फ विकसित समाजों में है, लेकिन कई एशियाई और अफ्रीकी देशों में कराए गए इस नए अध्ययन में पता चला है कि उनकी 16.6% आबादी नींद की कमी से होने वाली समस्याओं की चपेट में है। यह आंकड़ा विकसित देशों की नींद संबंधी परेशानियों से पीड़ित 20% आबादी के काफी करीब है। इसलिए मुमकिन है कि आने वाले वक्त में विकासशील देश इस मामले में विकसित देशों के को पीछे छोड़ दे। नींद की कमी से जूझते भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि देशों के निवासियों में भी मानसिक समस्याएं देखी जाने लगी हैं, जो अभी तक विकसित देशों का मर्ज मानी जाती है। भारत में जहां पिछले 2-2.5 दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया जगत, कॉल सेंटरों और बीपीओ सेवाओं ने लाखों करोड़ रोजगार पैदा किए हैं, वहां यह तथ्य अक्सर रेखांकित किया जाता है। इन फेसों ने लाखों युवाओं की स्वाभाविक नींद छीन ली है और इससे न केवल युवाओं की नींद का चक्कर बिगड़ रहा है, बल्कि वे इसकी भरपाई भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनमें कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। वर्ष 2022 में एक शोध प्रकाश में आया जिसमें कहा गया था कि किसी व्यक्ति को की दयालुता या उदारता का संबंध इससे नहीं है और उसके पास कितना पैसा है, बल्कि इससे है कि वह व्यक्ति कितनी देर अच्छी नींद ले पाता है। यानी आप देखिए, नींद आधी अधूरी और उखड़ी उखड़ी होगी तो व्यक्ति भी उखड़ा उखड़ा होगा। यह दिलचस्प शोध बर्कले विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया और उन्होंने निष्कर्ष में पाया कि जब लोग 3 अलग अलग तरीके से थके हुए होते थे तो उनकी दयालुता में फर्क पाया जाता था। शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि नींद की कमी से थके हुए लोगों की परोपकारिता उन लोगों के मुकाबले कम थी जिन्होंने भरपूर नींद ली थी। यही नहीं, अमेरिका में 38 लाख से अधिक धर्मार्थ दान पुण्य के कार्यों के विश्लेषण में नींद खोने वाले लोगों की ओर से दान में 10% कमी दर्ज की गई है। और दान पुण्य और उदारता में उतार चढ़ाव से नींद का ज्यादा संबंध सेहत और कामकाज में रुचि से है। जैसे जैसे नींद उचटने लगी वैसे वैसे आप देखिए नींद के जरिए शरीर को मिलने वाले आराम और मानसिक सेहत में भी खलल पड़ी और विज्ञान के नजरिए से भी नींद की ये समस्या मानव सभ्यता के एक बड़े संकट का संकेत है। इसलिए इसे नए सिरे से जानने समझने और इसकी कमी के उपचार के तौर तरीके खोजे जाने लगे हैं। जैसे एक तरीका कुछ समय पहले बेंगलोर की फर्नीचर और गद्दा बनाने वाली कंपनी ने खोजा। वैकफिट नामक इस कंपनी ने अपनी सभी कर्मचारियों को बाकायदा ईमेल लिखकर जानकारी दी कि हर कामकाजी दिन में दफ्तर में काम होते हो दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच खाना खाकर एक झपकी पावर नैप ले सकते हैं। और मैं भी एक बात कहता हूँ, शायद लोग इस बात को नहीं, लोग कहते हैं कि अरे खा के टहलना चाहिए दिन में। मैं कहता हूं कि ठीक है, रात में टहल लीजिए आप। दिन में खाना खाने के बाद जो नींद आती है ना, उसमें जबरदस्ती मत किया करिएगा। 30 मिनट तक, मैं कहता हूं 1 घंटे तक आराम से सो लिया करिएगा। उसमें ईमानदारी से कह रहा हूं कि आप जो दिमाग भर जाता है ना पढ़ते पढ़ते या काम करते, फिर से आप उसी ऊर्जा में आ जाएंगे। तो ये काम करें, मैं कहता हूं डेली मत करिए, 1-10 दिन करके देखिए, अगर आपको फायदा ना हो तो आप लोग बदल दीजिएगा। तो आप देखते हैं कि एक आंकड़ा है और इसमें उनका ज्यादा काम में ज्यादा मन लग सकता है, ऐसा कंपनी ने माना है। एक आंकड़ा है कि 2008 से अब तक 34% अमेरिकी कंपनियां अपने कर्मचारियों को पावर नैप लेने की छूट दे चुकी हैं। कंपनियों ने इसके लिए अपने दफ्तरों में खास कमरों, आंखों को सुकून देने वाली फोर्स का निर्माण करवाया। ऐसे में नींद में पड़ी खलल को दुरुस्त करने और उसकी भरपाई का संकल्प इस विश्व निद्रा दिवस पर लेने की जरूरत है। नींद के पैटर्न में आया बदलाव। नींद के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती यह बताई जा रही कि इंसान के सोने जागने का पैटर्न अब वैसा नहीं रहा जैसा वह औद्योगिक क्रांति से पहले सदियों तक रहा है। खासतौर से शहरियों के लिए नींद आधुनिक वक्त की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। नींद पर शोध करने वाले
अमेरिका के एक विख्यात इतिहासकार रोजर इकीर्च कहते हैं कि वैसे तो मनुष्य का शरीर 24 घंटे में एक से अधिक बार नींद लेने के हिसाब से बना है, लेकिन बढ़ती भागदौड़ और आधुनिक शहरी जीवन ने इस क्रम को काफ़ी ज़्यादा छिन्न भिन्न कर दिया है। देर रात तक आप देखिए ऑफिस में काम करना और घर आकर भी टीवी देखना या मोबाइल इंटरनेट जैसी गतिविधि में व्यस्त रहना, इन सब ने रात के वक्त ली जाने वाली नींद में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। इकीर्च के मुताबिक इससे लोगों में अनिद्रा का एक खास तरह का रोग पैदा हो जाता है। इसमें लोगों की रात में कई बार नींद खुलती है और फिर दोबारा सोने में दिक्कत आती है। मुश्किल यह है कि नए जमाने के कामकाज के तौर तरीकों में पुरातन नींद के लिए ना तो जगह बची है और ना ही उसकी भरपाई के ठीक ठाक विकल्प। ऐसे में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं बल्कि कई अन्य विज्ञानी और चिकित्सक भी कहते हैं कि नींद का हर हाल में सम्मान किया जाना चाहिए और दिन में कहीं भी आ जाने वाली नींद के कारण पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान के प्रयास किए जाए। अच्छी बात है, अच्छा कॉलम लिखा जाए, अच्छा एडिटोरियल लिखा गया है। फिर चुनाव मौसम आया सखी ये आप देखिए तंज कसा जाता है। शक्ति संतुलन का दिव्यास्त्र ये आप देखते हैं कि अच्छा तो यह होता कि दुनिया में युद्ध नहीं होते, पड़ोसी देशों में परस्पर शत्रुता का कोई भाव नहीं होता, अमन चैन के दौर में मानव सभ्यता विकास के रोज नई मान स्थापित करती। लेकिन इस सभ्यता का अब तक का इतिहास बताता है कि परस्पर होड़ संसाधनों पर काब्ज होने की प्रतिबद्धता और खुद को शक्तिशाली दर्शाने की सोच में इस धरती से युद्ध कभी खत्म ही नहीं होने दिए। हालात यह है कि 21वीं सदी के तीसरे दशक में रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच जंग जारी है। अगर भारत ने अपनी सैन्य ताकत में जरूरी इजाफा करना जारी नहीं रखा तो कुछ पड़ोसी देश इसे हमारी कमजोरी मान अपनी मनमानी पर उतर सकते हैं। शक्ति संतुलन साधने की इन्हीं कोशिशों की कड़ी में ताजा कदम भारत की विश्वसनीय मिसाइल अग्नि 5 को MIRV तकनीक यानी कि मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस किया है। मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसे बनाया गया है। यह एक साथ कई अस्त्र वारहेड ले जाने और सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित कई ठिकानों पर एक साथ निशाना लगाने में कितना सक्षम है और इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। इसके दायरे में संपूर्ण एशिया और चीन से लेकर यूरोप के कुछ हिस्से आ सकते हैं। अग्नि मिसाइल भारत में आप देखिए 1990 में से ही बनाई जा रही है, लेकिन जिस MIRV तकनीक से अब इसे लैस किया गया है वह इसके निर्माण से पहले ही दुनिया में मौजूद थी। अमेरिका इस तकनीक को अपनी मिसाइलों में वर्ष 1970 से आजमा रहा है। रूस भी उससे पीछे अपनी मिसाइल में यह क्षमता विकसित करने में कामयाब रहा। इसके बाद चीन, फ्रांस, ब्रिटेन में भी MIRV तकनीक वाली मिसाइल बनाने में सफल रहे। पाकिस्तान भी इस तकनीक वाली मिसाइलों के विकास में जोर शोर से लगा हुआ है। मुमकिन है कि इस काम में चीन उसकी मदद कर रहा हो, क्योंकि ऐसी मिसाइलों को जमीन से या फिर समुद्र में तैनात पनडुब्बी से भी दागा जा सकता है। इसके जरिए परमाणु बम वांछित ठिकाने पर गिराए जा सकते हैं और सेंसर की मदद से हजारों किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाया जा सकता है। इसलिए ऐसी मिसाइल वक्त की जरूरत बन गई है। चीन से लगातार मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर ऐसे दिव्यास्त्र की कमी को हमारा रक्षा तंत्र लंबे समय से महसूस कर रहा था, जिसकी भरपाई यह मिसाइल कर सकती है। भारत के पास चीन के दूरस्थ शहरों पर निशाना लगाने में सक्षम मिसाइल की संख्या बेहद कम है। चीन ने आप देखिए परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस पनडुब्बियों और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने के मामले में भी जो बढ़त बना रखी है, उसे शक्ति संतुलन के साधने के लिए भारत का अग्नि 5 जैसे और दिव्यास्त्र के विकास की अविलंब आवश्यकता है। असल में आप देखिए चुनौती अकेले चीन, पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में अत्याधुनिक मिसाइलों के विकास से है। जो नई होड़ शुरू हुई है उसमें सेनाओं के लिए यह जरूरी हो गया है कि ऐसी अत्याधुनिक मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल करें जो किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में हमलावर देश पर पूरी ताकत के साथ प्रहार करने के साथ बचाव या फिर आप देखिए ढाल के रूप में काम कर सके। यह चुनौती कितनी बड़ी है इसका अंदाजा 2 साल पहले यूक्रेन के खिलाफ रूस द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल से हुआ। रूस की किंजाल नामक हाइपरसोनिक मिसाइल की खूबी यह है कि 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ मैक 10 यानी कि ध्वनि की गति से 10 गुना तेज यानी कि 12000 से 14000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय लक्ष्य को भेज सकती है और इसकी गति माहौल के अनुसार बदली जा सकती है। लक्ष्य के स्थान बदलने पर उड़ान मार्ग में भी परिवर्तन किया जा सकता है। आज दुनिया में ऐसा कोई भी मिसाइल सुरक्षा कवच नहीं है जो किंजाल मिसाइल को रोक थाम कर सके। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेनाओं के लिए
अम्बागार्ड नामक ऐसा मिसाइल सिस्टम विकसित करने का भी आदेश दिया, जिसके तहत मिसाइलें ध्वनि की गति से 27 गुना ज़्यादा रफ्तार में उड़ सकती हैं। बात चाहे हाइपरसोनिक क्षमता की हो या फिर MIRV तकनीक वाली मिसाइलों की। अब यह लगने लगा है कि शत्रु देशों ने से सीमाओं की सुरक्षा और शक्ति संतुलन कायम करने के लिए अत्यधिक मिसाइलों के निर्माण और विकास आज बेहद जरूरी है। जो देश पहले में इस दिशा में काम कर रहे हैं, हाल के वर्षों में वहाँ ऐसी मिसाइलों के परीक्षण में तेजी देखी गई है। और जैसे 2 साल पहले आप देखिए, अमेरिकी सेना ने रूस और चीन की अत्यधिक हाइपरसोनिक मिसाइलों को टक्कर देने वाली एक तरह से आप देखते हैं कि देने वाली एक मिसाइल के परीक्षण की घोषणा के साथ बताया था कि अमेरिका की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने हवाई जहाजों में दागी जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाए, जो मैक 5 यानी कि ध्वनि से 5 गुना तेज गति से उड़ान भर सकती है। अमेरिका अगले साल तक समुद्र और हवा में से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल तैनात करने की योजना पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा चीन से संभावित खतरे के खिलाफ तैयारी के रूप में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया मिलकर आकुश नामक एक संगठन बना चुके हैं। इसके तहत भी सभी देश मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएंगे और अपनी युद्धक क्षमताएं बढ़ाएंगे। और ऐसे में यदि भारत में इस संबंध में तेजी नहीं दिखाई तो आधुनिक मिसाइलों के मामले में हम पिछड़ जाएंगे, तो हमें चलना ही होगा। आर्थिक सांस्कृतिक बेहतर की राय पर गत दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर के डेस्टिनेशन वेडिंग स्थल के लिए चुनने की अपील की। शादी के लिए देश के बाहर समारोह स्थल चुनने की प्रवृत्ति ने सामाजिक जुड़ाव के भाव को ही नहीं बदला, बल्कि भारत के बाजारों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब यहाँ होगा सब कुछ, तो आप देखते हैं कि यहीं तो खर्च होगा सब कुछ, और हर क्षेत्र से जुड़ा रहता है शादियों से। ठीक है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए इसे। 2024 के अंत तक ब्याज दरों में कटौती संभव, ये अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2024-25 में 7% की विकास दर का अनुमान लगाया है। और वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक विकास दर 7.8% रहेगी और तीसरी तिमाही में 8.4% रही अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर। और वैश्विक विकास दर में बढ़ोतरी संभव। क्रिसल ने जून में ही ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई। पेटीएम की यूपीआई सेवा जारी रहेगी, थर्ड पार्टी लाइसेंस मिला। या आप देखिए, पीपीवीएल से 20% कर्मचारी हटाएगी पेटीएम। आजकल पेटीएम के भी बुरे दिन चल रहे हैं। भारतीय कारोबारी की 13% हिस्सेदारी बेचेगी पैरामाउंट, वैश्विक मनोरंजन कंपनी है ना। 44 अरब डॉलर हो सकता है इस वर्ष आईटी पर खर्च। एनटीपीसी का उत्पादन 400 अरब यूनिट के पार हो गया है। केंद्र ने शहद का न्यूनतम निर्यात मूल्य किया तय। शहद का न्यूनतम समर्थन मूल्य आप देखिए $2000 प्रति टन तय कर दिया है, अच्छी बात है। चुनावी नतीजों पर बाजार में अस्थिरता संभव है। और सरकारी हिस्सेदारी को 75% से कम करेंगे 5 बैंक। खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि के बावजूद थोक महंगाई घटकर 0.2% रही। इस वर्ष जनवरी में आप देखते हैं कि 0.27% थी थोक महंगाई, जो पिछले वर्ष फरवरी में 3.85% थी। पिछले साल अप्रैल से अक्टूबर तक नकारात्मक थी थोक महंगाई, नवंबर में सकारात्मक हुई। इस सिंधी ड्राई पोर्ट से बांग्लादेश माल भेजने में समय और लागत की बचत होगी, गडकरी से कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बारदा जिले में सिंदरी ड्राई पोर्ट पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किया उद्घाटन। गडकरी ने कहा कि यह बंदरगाह 1 लाख नौकरियां, रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा करेगा। अच्छी बात है। सिंहस्थ 2028 तक के पहले उज्जैन बनेगा। उज्जैन स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे और 12 टावर के रोपवे पर को नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड बनवाएगी, अच्छी बात है। खनिजों पर वसूली जाने वाली रॉयल्टी कर है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। कोर्ट ने राज्यों, खनन कंपनियों और पीएसयू द्वारा दायर 86 याचिकाओं पर 8 दिन तक सुनवाई हुई है। या आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खनिजों पर वसूली जाने वाले रॉयल्टी को खान और खनिज विकास विनियमन एक्ट 1957 के तहत टैक्स मानने और इसकी वसूली पर का अधिकार केंद्र के साथ राज्यों को भी देने होने के विवादित मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। चलिए आने दीजिए क्या होता है। यूनिकॉर्न से अर्थव्यवस्था में होगा $1 ट्रिलियन का इजाफा, विदेश। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। संयुक्त राष्ट्र केंद्र पर इजरायली हमला, हमास कमांडर मारा गया। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भूमध्य सागर पार कर रहे 66 प्रवासियों के डूबने की आशंका है, लीबिया से प्रवासियों को। रूस में राष्ट्रपति चुनाव से पहले यूक्रेन पर का मिसाइल हमला।
यूक्रेन देखिए, ये आप देखें रूस है, ये यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। इन दोनों में युद्ध चल रहा है। यहाँ आप देखते हैं कि इजराइल में चल रहा है, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर, यहाँ आपको इजराइल देखने को मिलेगा। तो इजराइल में भी चल रहा है। हर जगह आप देखते हैं दुनिया भर में अभी उठापटक इस तरह की चल रही है। अमेरिकी धरती से बढ़ रही भारत के विरुद्ध आतंकी गतिविधियां। ये भारतवंशियों ने एफबीआई व न्याय विभाग के अधिकारियों संग बैठक में जताई नाराजगी। कहा सामान्य भारतवंशियों व हिंदुओं को के विरुद्ध घृणा अपराध रोकने से नाकाम रही एजेंसियों। जापान के हाई कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध को बताया असंवैधानिक। आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे देश में भी सुनवाई हो रही ना, लड़की लड़की से शादी कर ले रही, लड़का लड़के से शादी कर ले रहा है, तो उसी की बातें हो रही है। अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव से खफा चीन। कहा यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों व प्रतिस्पर्धा का सरासर उल्लंघन है। हम लोगों ने भी तो लगा दिया ना। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के विमान के सिग्नल जाम, रूस पर संदेह जताया जा रहा है। ये भारत अमेरिका में बढ़ रहे हिंदू फोबिया से लड़ने की जरूरत है, भारतवंशी सांसद कह रहे हैं। उत्तर कोरिया ने दिया युद्ध की तैयारी में जुटने का संकेत। दक्षिण कोरिया ने भी सीमा के पास टैंक से दागे गोले। अब आप देखें, चाइना के पड़ोसी हैं, तो चाइना जैसी सोच तो होगी इनकी। उत्तर कोरिया और ये आपको दक्षिण कोरिया देखने को मिलेगा दोनों। देखिए ये है, ये नीचे दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया। चाइना का पड़ोसी है उत्तर कोरिया, तो थोड़ा बहुत तो पड़ोसी का फर्क पड़ता है ना, प्रभाव। स्पेस एक्स के रॉकेट स्टारशिप ने भरी तीसरी परीक्षण उड़ान। अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी के। पनामा पेपर मिल में मामले में नवाज के दोनों बेटों को राहत। अब आपसे मैं कहा ना कि सैया भय कोतवाल तो काहे का डर। अब इनकी सरकार बन चुकी है पाकिस्तान में भाई, तो अब इन्हें क्या डर है। अब तो सब केस बरी हो जाएंगे। अब आप देखेंगे खेल का क्षेत्र है, तो खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है, क्या उपलब्धि रही है, याद रखा करिएगा। मुंबई 42वीं बार बनी चैंपियन, रणजी चैंपियन। फाइनल में विदर्भ को 169 रन से किया पराजित। मुंबई की टीम ने खत्म किया 8 साल का किताबी सूखा। रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद अब आईपीएल पर ध्यान है, रहाणे कह रहे हैं। आईएनए सोलर ने एलएसजी के साथ साझेदारी की, इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड ने। भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम की चौथी जीत मिली है। भारत शरद सिंगापुर स्मैश के क्वार्टर फाइनल पहुंचे। भारत का शरद कमल ने गुरुवार को यहां सिंगापुर स्पेस मिस्र के दुनिया के 22वें नंबर के खिलाड़ी उमर असर को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोको गफ क्वार्टर फाइनल में इम्मा नवारो ने इंडियन वेल्स ओपन के चौथे दौर में दूसरी वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन अरीना सवालेंका को 6-3 से 3-6, 6-2 से हराकर अपने कैरियर में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु हारी। ये आप देख, भारत के लक्ष्य सेन दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी एंडर्स एंटोन सेन पर 3 गेम तक चले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर गुरुवार को ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मुझे डॉफ टेस्ट में फंसाने की साजिश हो रही है, विनेश फोगाट कह रही है। ये आप देखते हैं कि इन्होंने धरना प्रदर्शन किया ना भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ, और उनके काफ़ी बातें भी हो रही हैं। अब बदला लेने की बात तो होगी ही। ये डायमंड एथलेटिको अंतिम 8 में आप देखिए चैंपियन लीग की बात हो रही है। ये पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने वाले देश की 100 जेलों को ईट राइट कैंपस टैग। इनमें तिहाड़ जेल, सेंट्रल जेल गया, मॉडर्न सेंट्रल जेल पंजाब शामिल। ईट राइट कैंपस से प्रमाणित सबसे अधिक जेलों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। चलिए अच्छी बात है। बेंगलोर में साइन बोर्डों पर कन्नड़ को मिल रही प्राथमिकता। कन्नड़ के 60% उपयोग को अनिवार्य करने वाली विधेयक फरवरी में कर्नाटक विधानसभा ने पारित किया गया था। राजनीति का रण सिनेमा में अटल बिहारी वाजपेयी पर मूवी आ रही है, और आप देखिए वीर सावरकर पर आ रही है, तो उसी की बातें हो रही है। इंदिरा गांधी पर आ रही है। लिव इन रिलेशनशिप पर भी लागू होगा धर्मांतर निषेध कानून। हाईकोर्ट कह रहा है अंतर धार्मिक जोड़ी की सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज हुई है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं।
मेक इन इंडिया पहल के तहत नौसेना को मिला बजरंग। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय नौसेना को गुरुवार को 25 बी वोलार्ड पोल बीपी टग बजरंग मिला। इससे नौसेना के जहाजों को अग्निशमन सहायता के साथ ही खोज की बचाव अभियान में भी मदद मिलेगी। बीपी टग ए बजरंग को गुरुवार को कॉमोडोर भी प्रवीण ने लॉन्च किया। आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप 325T बीपी टग नौकाओं का निर्माण एवं वितरण के लिए सॉफ्ट शिपगार्ड प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया गया। अश्लील सामग्री दिखाने पर 28 OTT प्लेटफॉर्म समेत 19 वेबसाइट ब्लॉक हुई है। आजकल आप देख रहे हैं कि अश्लीलता की हद पार किए जा रहे हैं। अदालतों पर बोझ बढ़ा रहे नकारा और लापरवाह अधिकारी, कोर्ट कह रहा है। एडीएम कोर्ट ने 22 दिसंबर 2022 को तहसीलदार आनी को जारी आय प्रमाण पत्र को दोबारा सत्यापित करें। सत्यापन 7 मई 2022 तक किया जाना था, पर आज तक तहसीलदार ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इस कारण प्रार्थी को कोर्ट की दरवाजा खटखटाना पड़ा। अधिकारी आप देखते हैं कि बहुत सारी समस्याओं की जड़ है। अगर वो सही अपना कर्तव्य निभाए तो बहुत सारी केसों को रोका जा सकता है, समाधान किया जा सकता है बेहतर, लेकिन आप देखते नहीं करते हैं। अब आप देखिए यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी उसी पॉइंट मिल जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के खतरों पर लाखों छात्रों ने किया प्रदर्शन। 2019 में आज ही के दिन दुनिया में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वैश्विक स्कूल हड़ताल का आयोजन आप देखते हैं किया गया। इसमें 125 देशों के लगभग आप देखिए 14 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया। हड़ताल का आह्वान पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने किया था। इस प्रदर्शन से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। अमेरिका में पहले इंटरनेट डोमेन का नाम पंजीकृत किया गया। 1985 में आज ही के दिन अमेरिका में दुनिया का पहला इंटरनेट डोमेन ये आप देखते हैं कि symbolic.com पंजीकृत किया गया। इसे अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी Symbolic INS ने विकसित किया था। वर्तमान में आप देखिए दुनिया में इंटरनेट पर 1 अरब से अधिक डोमेन कार्यरत हैं। symbolic.com आज भी सक्रिय है। और भट्टावाडेकर को देश की पहली मोशन पिक्चर बनाने का श्रेय। हरिश्चंद्र साखाराम भट्टावाडेकर सावे दादा का जन्म 1868 में आज ही मुंबई में हुआ था। पेशे से फोटोग्राफर सावे दादा 1896 में बम्बई में प्रदर्शित ल्यूमियर ब्रदर्स की फिल्म देखने पहुंचे और इससे प्रभावित होकर सिनेमा बनाने की ठानी। इसके बाद इंग्लैंड से कैमरा मंगवाकर भारत की पहली मोशन पिक्चर चलचित्र द रेसलर्स बनाई। एक कुश्ती मैच की रिकॉर्डिंग होने की वजह से इसे फिल्म नहीं माना जाता है। इसके बाद कई अन्य घटनाओं को भी चलचित्र का रूप दिया। 20 फरवरी 1958 को इनकी डेथ हो गई थी। जर्मनी ने तैयार किया रोबोट कार। या जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में कैंपस में फ्री-सिटी परियोजना के अंतर्गत चालक रहित रोबोट कार सिटी वोट पेश की है और शहर में बढ़ती यातायात के दबाव को ध्यान में रखकर यह रोबोट कार डिजाइन की गई है। यात्री परिवहन के साथ इसे मालवाहक कार के रूप में भी डिजाइन किया जा रहा है। यह पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। हवा पानी धरती पर चलेगा मानव रहित हाइब्रिड वाहन। IIT जोधपुर ने किया विकसित पक्षी घास की एक प्रजाति ने से ली गई प्रेरणा। रोबोटिक्स पर हुए 6ठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसे प्रस्तुत किया गया। इन वाहनों को चलाने वाली सुदृढ़ गणितीय प्रणाली को किया गया विकसित। 15 मिनट उड़ सकता है और 8 घंटे पानी के भीतर रह सकता है। युद्धाभ्यास में भी उपयोगी हाइब्रिड वाहन 6 युद्धाभ्यास करने में सक्षम है। हवा से पानी के अंदर गोता लगाना, पानी के अंदर से हवा में उड़ान भरना, हवा से पानी की सतह पर उतरना, पानी की सतह से पानी के अंदर गोता लगाना, पीने के पानी के अंदर से सतह पर आना, पानी की सतह से उतारना। हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन से आंत में बढ़ जाती है लाभकारी बैक्टीरिया। हर रोज 7 से 8 घंटे से कम सोने से डायबिटीज का खतरा होता है। इसलिए कहता हूँ कि भैया सोया करिएगा फुल्ली। 2 से 3 सप्ताह में पूरी तरह से ठीक होगी सोरायसिस ठीक होने के साथ बचेगा चमड़ी का दाग। पेटेंट मंजूरी के बाद अब क्लिनिकल ट्रायल का इंतजार जल्द उपलब्ध होगा और क्लिनिकल ट्रायल के लिए इंतजार में पंजाब यूनिवर्सिटी है। क्रीम के उपयोग से चेहरे की झारियों के लिए भी उपयोगी है। ये आप देखते हैं कि सोरायसिस से होने वाली खुजली और जख्म का अंत होगा, उसी की बात हो रही है। और कहते हैं कि सोरायसिस के लिए कोई उपयुक्त इलाज नहीं था। जो भी दवा मार्केट में उपलब्ध है उनसे कई बार चमड़ी पर साइड इफेक्ट होते हैं। इससे चमड़ी पीली हो जाती थी। उसी की वो तरह फीस के बदले बिल्ली का चित्र मांग रहा पुस्तकालय। वॉशिंगटन की घटना है।
ये आपकी मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। ईमानदारी से मेहनत करिए और देखिए टाइमिंग मत देखा करिएगा पढ़ते समय। कभी खाना खाते समय टाइमिंग देखते हैं, घूमते समय टाइम देखते हैं। पढ़ाई की बात होती तो एक एक मिनट देखने लगते हैं। अरे भैया लंबी क्लास हो रही है, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तो लंबी क्लास ही पढ़ना पड़ेगा, विस्तार से ही पढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद आप सभी का।